सुप्रभात बच्चों। भारत की खोज का पाठ 3 सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं। कल आपने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ कहाँ मिले। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं से संबंध स्थापित किया और व्यापार भी किया। फिर था बच्चों आर्यों का आना कि आर्य कैसे आए, कहाँ से आए और कब आए। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग कौन थे और कहाँ से आए थे, इसका हमें अभी भी पता नहीं, केवल संभावना है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उनकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में मिल जाती हैं। व्यापारिक दृष्टि से उन्हें हम भारत के ही निवासी मान सकते हैं। तो बच्चों उसके बाद पढ़ा था आपने सिंधु घाटी सभ्यता में मिले मकान कैसे जान पड़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिले मकान 2 या 3 मंजिला जान पड़ते हैं। कितने मंजिला? 2 या 3 मंजिला। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का प्रवेश सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। यह भी संभव है कि इनमें इतना बड़ा समय का अंतर न रहा हो तो पश्चिमोत्तर दिशा से भारत में कबीले और जातियाँ समय समय पर भारत में आती रहें। अब है सिंधु घाटी प्राचीन अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 माना जाता है। तो बच्चों अब वेद के बारे में पढ़ेंगे। वेद शब्द की उत्पत्ति वेद धातु से हुई, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। बच्चों बताइए वेद कितने होते हैं? वेद 4 हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है वो पहला वेद माना जाता है। यानी सबसे पहले कौन सा वेद आया? ऋग्वेद। ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस बात को माना है कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जबकि वे क्रांतिकारी नहीं होते। भारतीय संस्कृति की निरंतरता हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। यानी कितने परिवर्तन हुए लेकिन वो आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है। भारतीय संस्कृति में किस प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है? विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का। अब पढ़ेंगे आप उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास माना जाता है।
वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं, और वह एक लंबा कदम है। उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। तो उपनिषदों की सबसे प्रमुख विशेषता क्या बताई कि वो सच्चाई पर बल देते थे। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमृतों की ओर ले चल। और हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरैवेति चरैवेति, हे यात्री चलते रहिए चलते रहिए। चरैवेति का अर्थ होता है चलते रहना। व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ। तो जो व्यक्तिवादी दर्शन है उसके क्या लाभ हैं और क्या हानि है। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहे। ज्ञानार्जन होता है ज्ञान प्राप्त करना या उस अर्जन करना, इकट्ठा करना, या किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्मपीड़न, आत्म त्याग जरूरी है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निहित है। निहित का अर्थ होता है छिपा हुआ है। भौतिकवाद। भौतिकवाद। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्यों को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास करने वाले लोगों ने बाद में नष्ट कर दिया। कैसे नष्ट कर दिया? भौतिकवादियों ने विचार, धर्म और ब्रह्म विज्ञान के अधिकारियों और स्वार्थ से प्रेरित विचारकों का विरोध किया। उन्होंने वेदों और परंपरा प्राप्त विश्वासों पर विचार करते हुए यह घोषणा की कि विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए और पहले से मान ली गई बातों या अतीत के परमाणु पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने हर तरह के जादू टोने और अंधविश्वास की घोर निंदा की है। महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। भारत के दो प्राचीन महाकाव्य थे, रामायण और महाभारत। कौन कौन से दो प्राचीन महाकाव्य थे? रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी। सदियां होती शताब्दियाँ, और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे हैं। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है। वृत्तांत होता है विवरण होना, उनका हाल, उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का, जब वे अपना विस्तार कर रहे थे और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना अधिक प्रभाव डाला हो। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्य तक सीमित नहीं है। उनका इतिहास वैदिक काल तक माना जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर ही की है। तो बच्चों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का इतना ही भाग पढ़ेंगे, शेष भाग कल पढ़ेंगे।